हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर। यानी ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर कहाँ यूज होता है, क्या इसकी मेन वजह है यूज करने की। इन सब चीजों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर, ट्रांसफॉर्मर की ओर। तो सबसे पहले बता दूं, ट्रांसफॉर्मर के बारे में आप जानते हैं, देखे हैं, ठीक है। तो कहां देखे हैं वो अपने आप समझ में आ जाएगी जब बातें इसके करेंगे। तो देखिए होता क्या है, ट्रांसफॉर्मर जो है वो एक विद्युत युक्ति है जिसका काम है प्रत्यावर्ती धारा। ये दिष्ट धारा के लिए उपयोग नहीं होता। ये किसके लिए यूज होता है तो याद रखना है, दिष्ट धारा के लिए यूज होता है। इसका काम क्या है तो प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होता है, प्रत्यावर्ती धारा की जो विभव होती है उसको या तो घटाना या तो फिर बढ़ाना, यही काम है। तो देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है सो ट्रांसफॉर्मर वह युक्ति यानी विद्युत युक्ति है, विद्युत उपकरण है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है, उसे ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ये हो गया। जैसे देखे होंगे कि हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा आ रही है मेन लाइन से, वो किससे होकर आती है तो बगल में ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर से होके आता है। क्योंकि हमें घरों में क्या चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए, और वो वोल्टेज 22,000 आ रहा होगा, 44,000 आ रहा होगा, तो उसको पहले कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज में, तब घरों में भेजा जाता है। तो जो कन्वर्ट करता है हाई को लो में, वही क्या है, ट्रांसफॉर्मर है। तो इसका दोनों काम है, लो से हाई करना, हाई से लो करना। किसका, वोल्टेज को। कौन सा वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है तो इसकी प्रिंसिपल क्या है तो यह जो है अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित है। कह सकते हैं कि ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या है तो इसका मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण में म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, अन्योन्य प्रेरण क्या होती है, लेक्चर दे रखा है। क्योंकि जिसमें क्या बोला गया था, दो कुंडली लीजिए, कोई भी एक कुंडली में बदलती हुई धारा प्रवाहित कीजिए तो दूसरी कुंडली में खुद ब खुद विद्युत धारा प्रेरित होती है, तो इसी को बोला जाता है अन्योन्य प्रेरण। पहली वाली में कीजिएगा वैसा तो दूसरी वाली में उत्पन्न होगा, दूसरी वाली में कीजिएगा तो पहली वाली। दो कुंडली को रखकर किसी भी एक में बदलती हुई विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, दूसरी कुंडली में खुद ब खुद उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। वही क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है। ओके, अब देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। इसका आता है टॉपिक जिसका नाम है रचना यानी कंस्ट्रक्शन। तो देखिए फिगर ऐसे भी बना सकते हैं या नहीं तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, इसको नहीं बनाना चाहते हैं तो अब देखिए कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले यहां पर पत्थर लेनी है, किसका तो नर्म लोहा पत्थर। एक पत्थर अरेंज कर लिए इस तरह से, फ्रेमिंग कर ली। अब इसको लेमिनेशन लगा देना है इंसुलेटर का, इंसुलेटिंग लेमिनेशन, कि दूसरा पत्थर रखें तो एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो। चलिए इसको लेमिनेटेड करके फिर दूसरा पत्थर इस तरह से लगा दें, फिर लेमिनेटेड करके इसी तरह से पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर, इस तरह से थोड़ा मोटा बना दिया। अब देखिए यहां पर क्या किया गया, इस तरीके से कुंडली तांबे की तार को लपेट दिया गया और फिर यहां पर इसके ऊपर तांबे की तार लपेट दी दोनों तरफ। अब देखिए इसमें एक में ज्यादा है एक में कम है, इसका भी वजह बताएंगे ऐसा क्यों होता है। लेकिन यहां पे बता दूं कि जो फेरों की संख्या ज्यादा वाला रहेगा उस तार की मोटाई कम रहेगा, और जिसमें फेरों की संख्या कम रहेगा वो तार थोड़ा मोटा होगा। यानी ज्यादा संख्या, फेरों की संख्या ज्यादा तो पतला रहेगा, और फेरों की संख्या कम तो तार जो है मोटा रहेगा। चलिए तो हो गया। अब ये जो है देखिए यहां पर मैं बोलूं
तो ये हो गया ट्रांसफार्मर का क्रूड, जो नर्म लोहा का पत्तर होता है। इक्वाइल है कॉपर का, ये भी कॉपर का यानी तांबे का। अब देखिए, अब है क्या कि दोनों कुंडली में एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक और सेकेंडरी का मतलब होता है यहां पर द्वितीयक कुंडली। अब प्राइमरी और सेकेंडरी नाम कैसे पड़ा? तो जो मेन लाइन से जोड़ा जाएगा, ठीक है, जैसे इस कुंडली को मेन लाइन से सपोज दैट मैं जोड़ रहा हूं, चलिए जोड़ रहा हूं, मेन लाइन से हमने जोड़ दिया एसी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया यहां पर प्राथमिक कुंडली, इसका नाम रखना है प्राथमिक कुंडली, ठीक है। और यहां से क्या होगा? यहां से इस कुंडली से आउट होगा, मतलब ये जो है से दिया गया मेन लाइन से जोड़ करके विद्युत धारा लाया जाएगा। तो यहां से क्या किया गया? ये इन करेगा, तो इस कुंडली से इन किया मतलब प्राथमिक, और यहां से क्या होगा? बाहर निकलेगा मतलब आउट होगा, आउटपुट होगा। तो इस कुंडली का नाम पड़ गया यहां पर, इस कुंडली का नाम पड़ गया द्वितीयक यानी सेकेंडरी, द्वितीयक कुंडली। हो गया ऐसा? ये हो गया द्वितीयक कुंडली। अब देखो, ये हो गया कंस्ट्रक्शन, इस तरह से बना लिया जाता है और इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, उसमें आयल डाल दिया, तेल डाल दिया जाता है, ठीक है। उसकी भी वजह है, वो भी बात करेंगे। अब देखिए यहां पर इसका सिंबल आता है, तो इसका सिंबल जो होता है वो एक क्रोड का सिंबल हो गया, और इस तरह से ऐसे ऐसे एक कुंडली हो गया, तो ये दूसरा कुंडली। तो ये क्या हो गया? इसका ट्रांसफार्मर का संकेत हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया और ये संकेत हो गया। चलते हैं बागी की ओर। देखिए, अब आता है कार्यविधि यानी वर्किंग। तो देखिए, सपोज कीजिए ये जो नर्म लोहा की पत्तर का फ्रेमिंग किया हुआ है और ई वाला कुंडली को यहां पर मान लिया जाए कि ये जो है प्राथमिक है, P1 P2 इंड हुआ, और ये क्या है? सेकेंडरी है यानी S1 S2 इंड हुआ। अब इससे इन करेगा और इससे आउट करेगा, तो इन कौन करेगा? प्रत्यावर्ती, ठीक है। तो इन जैसे करेगा, तो सपोज कीजिए यहां पर कि इस तरह से स्रोत से जोड़ दी, ठीक है। तो इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो हर एक आधे समय अंतराल में, आधे आवर्तकाल में बदलेगा, जिससे क्या होगी? ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं, वो भी क्या होगी? उसकी भी दिशा बदलेगी। साथ ही साथ इसमें विद्युत धारा का परिमाण भी बदल रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की संख्या भी बदल रही। अब बदलेगी तो इससे गुजरने वाली बदलेगी, और ये जो आयरन का पत्तर है, लोहे की पत्तर है, वो क्या होगी? इसके अंदर रखा हुआ कुंडली के अंदर, तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा? चुंबकित होगा, तो ये पूरे चुंबक की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगी? इस द्वितीय कुंडली से भी बदलेगी। देखो बदल रहा है, डायरेक्ट वे में भी दिख रहा है। और ये जो लोहा है ये भी चुंबकित होगा और विचुंबकित होगा, चुंबकित होगा विचुंबकित होगा। क्यों? क्योंकि धारा की दिशा हमेशा बदलते रहेगी, आवर्त रूप में बदले, तो आवर्त रूप में चुंबकन विचुंबकन होगा। यानी इससे द्वितीय कुंडली में कहीं स्रोत से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसमें चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, तो उसकी जो दर होगी वो क्या करेगा? इन दोनों छोरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल देगा और उसी को बाहरी सर्किट में जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित
की जाएगी। तो चलते हैं, इसमें जो फ्लक्स में चेंजिंग आएगा उसकी जो दर होगी, इसमें जो दर होगी उसके बराबर हो। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर ये है प्राथमिक कुंडली। सपोज दैट इसमें फेरों की संख्या मान लेता हूं कि एनपी है, और ये दूसरा है तो इसमें फेरों की संख्या एनएस मान लेते हैं। चलिए बारी बारी से चलता हूं। पहले प्राथमिक, ठीक, कुंडली, कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में, तो प्राथमिक कुंडली में क्या आएगा, ईपी, तो ये क्या आएगा माइनस एनपी और डी फाई बाई dt होगा। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ओके, अब इसी तरह से द्वितीयक कुंडली में चलो, क्योंकि इसमें फ्लक्स चेंज हुआ तो उसमें भी हो रहा है, तो यहां पर द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली में, ठीक है। अब द्वितीयक कुंडली में क्या आएगा, ES आएगा जो माइनस एनएस होगी, और क्या होगी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। समीकरण 7। फ्लक्स में परिवर्तन की दर डी फाई बाई डी टी दोनों में क्या है, इक्वल माना जा रहा है। अब यहां से दोनों समीकरण को क्या करो, रेशियो निकालो, यानी यहां पर लिख देंगे सेकेंड बाई फर्स्ट से, फर्स्ट बाई सेकेंड से हो गया, सेकेंड बाई फर्स्ट से हो गया, तो यहां से ES इज इक्वल टू EP, तो यहां से क्या आएगा, रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी कट जाएगा, तो NS बाई NP आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, NS बाई NP आ जाएगा। हो गया ऐसा, तो ये रेशियो आ गया। इस रेशियो को, इस अनुपात को बोला जाता है परिनमन, परिनमन अनुपात बोलते हैं। यह हो गया परिनमन अनुपात। अब देखिए, जो ट्रांसफॉर्मर से वोल्टेज मिल रहा है वो हमेशा किससे आ रहा है, 11 के गुणांक में आ रहा है। जैसे 1,10,000, ठीक है, 22,000, 44,000, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, ये सब क्या है 11 के गुणांक में ही क्यों है, क्योंकि यहां पर जो देखो प्राइमरी और सेकेंडरी का जो वोल्टेज है, ठीक है, वो किस पर निर्भर कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न पे, फेरों की संख्या पे। तो फेरों की संख्या ही उसके अनुसार अरेंज किया जाता है, जिससे 11 के गुणांक में वोल्टेज मिलता है। तो वो है कुछ नहीं, यहां पर बस जो अरेंजमेंट है वो उसी के हिसाब से है। चलिए ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि देखिए फेरों की संख्या बढ़ा दोगे जैसे इसमें, तो ES बढ़ जाएगा, और यदि इसमें फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो EP बढ़ जाएगा, क्योंकि सीधा समानुपाती है। इसलिए याद रखें कि जिधर फेरों की संख्या ज्यादा उधर वोल्टेज ज्यादा, जिधर फेरों की संख्या कम उधर वोल्टेज कम। ये चीजें ध्यान में देनी। चलिए ये तो हो गया। अब होता क्या है आगे की तरफ, देखिए अब आता है यहां पे आदर्श, आदर्श ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता देखिए, जो P आउट होता है शक्ति, वो P इन के क्या होता है, बराबर होता है। यानी निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति आपस में बराबर होता है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, विद्युत शक्ति बराबर VI, वोल्टेज इंटू
आई माने करेंट। देखो तो यहां पर क्या आ जाएगा, आउट किससे होगा, सेकेंडरी से, तो ई एस आई एस इज इक्वल टू ए आएगा ई पी आई पी। अब देखिए यहां से लिखूंगा तो ईपी नीचे ले लाइए, तो ये आ गया ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस, आई पी बाई आई एस आएगा। ओके देखो ईपी नीचे आ गया, आई एस इधर आ, अब यहां से ई एस बाई ईपी तो एन एस बाई एन पी, ठीक है, एन एस बाई एन पी होगा। हो गया ऐसा, ये चीजें आ जाएगी। इसको ही क्या बोलेंगे, परिनमन अनुपात, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यानी ट्रांसफर की एक रेशियो है। इसमें एक चीज देखिए, वोल्टेज और करंट इनवर्स दिखेगा। देखिए सेकेंडरी का वोल्टेज है तो सेकेंडरी का करंट यहां, सेकेंड प्राइमरी का वोल्टेज है, प्राइमरी का करंट यहां, माने इनवर्स दिखेगा, उल्टा दिखेगा। इसीलिए वोल्टेज बढ़ेगा, यानी वोल्टेज बढ़ाओगे तो जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ाओगे उसी रेशियो में धारा का मान कम होगा, ठीक है। और यदि वोल्टेज घटाओगे तो उसी रेशियो में, उसी के अनुसार धारा भी बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ने पर करंट घटेगा, करंट घटने पर वोल्टेज। तो इस तरीके से यहां पर चीजें होंगी, ठीक है। अब देखो आगे की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए ट्रांसफॉर्मर के प्रकार आता है, तो एक है ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप, अप मतलब वोल्टेज को बढ़ाने वाला, ठीक है। देखिए वैसे ट्रांसफॉर्मर जिसके द्वारा कम विभव वाले प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाले, ठीक है, निर्बल धारा में बदला जाता है, उसे ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। मतलब वोल्टेज कम को ज्यादा करेंगे तो वोल्टेज कम रहेगा तो धारा प्रबल रहेगी, और अब क्या करेंगे, ऊंचे विभव वाले में ले जाएंगे तो धारा क्या हो जाएगी, निर्बल हो जाएगी। तो इसका संकेत देखिए, ये कोर है, कम को ज्यादा करना है तो प्राइमरी में क्या होगा, कम होगा फेरों की संख्या, ठीक है, और इसमें इधर ईपी, और यहां पे देखिए इस तरह से फेरों की संख्या इसमें बढ़ा देनी है, ईएस, तो ईएस हो गया, और ये क्या हो गया, यहां पर एनएस हो गया। तो फेरों की संख्या बढ़ गई तो ये वोल्टेज बढ़ गया, ठीक है, यानी एनएस बड़ा है एनपी से, तो इसका रेशियो भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये किसके लिए बात हो रही है, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर के लिए। ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर के लिए जो रेशियो है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मतलब परिनमन अनुपात, वो 1 से ज्यादा होता है। और इसमें भी क्या होता है, सेकेंडरी का जो फेरों की संख्या है ज्यादा होगी और प्राइमरी की फेरों की संख्या कम होगी। अब देखो आता है दूसरा ट्रांसफॉर्मर है अपचाई ट्रांसफॉर्मर। बताया ना कि एक है बढ़ा भी सकता है और क्या करेगा, कम भी करता है। तो ये हो गया अपचाई ट्रांसफॉर्मर, जिसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। वैसे ट्रांसफॉर्मर जिसके द्वारा ऊंचे विभव माने ज्यादा विभव रहेगा उसको कम करना है, तो ऊंचे विभव वाले निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को कम विभव वाले प्रबल धारा में बदला जाता है, उसे अपचाई ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो यहां पर देखिए इसका संकेत इस तरह से होगी, एक क्रोड होगी। इसमें क्या है, ज्यादा को कम करना है, मतलब ये जो है से ज्यादा वाला है, ठीक है, तो ये ज्यादा है फेरों की संख्या, है ना, तो इधर वोल्टेज भी ज्यादा होगा। और कम में करना है तो कम करना है तो फेरों की संख्या कम कर दो, ये हो गया, है ना। तो देखिए जिधर बाहर करना है तो कम फेरों की संख्या कर दी है सेकेंडरी में, और प्राइमरी में लाना है, ज्यादा लाना है, कम करना, हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगी, यहां पे देखिए एनएस लेस हो गया एनपी से, और ईएस लेस हो गया
ईपी से, और रेशियो छोटा हो जाएगा 1 से। हो गया ऐसा। अब आगे की ओर बढ़ता हूं। अब आता है ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये देखिए होता है निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कहते हैं, और इसको इस तरह से ईटा से निरूपित करते हैं। तो इसको लिखेंगे पी आउट बाई क्या लिखेंगे, पी इन। इसको परसेंटेज लगाएंगे तो ये क्या होगा, ठीक है, ये जो है से पी आउट बाई पी इन और इनटू 100%। ऐसा जो आदर्श ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी दक्षता 100% होती है, क्योंकि पी आउट और पी इन इक्वल होता है, तो दोनों कट जाएगा, है ना, 1 इंटू 100% तो 100% हो जाएगा। लेकिन ऐसे जनरली जो डेली लाइफ में यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर, उसकी दक्षता 100% किसी का नहीं है, सबका 100% से कम है, 75 है, 80 है, 85 है ना, इस तरह से होता है। लेकिन 100% किसी का नहीं होता, क्योंकि आदर्श हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ ऊर्जा लॉस होती ही होती। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा ह्रास। देखिए सबसे पहले होता है किसका कारण, ताम्र ह्रास यानी कॉपर लॉस। देखिए जो कुंडली बना हुआ है वो कॉपर का बना हुआ है, उसमें भी तो धारा प्रवाहित होगी, तो जूल्स लॉ, जूल के उष्मीय प्रभाव के कारण क्या होगा कि देखो विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो उसके कारण ऊर्जा लॉस हो रही है। एक दूसरा शैथिल्य ह्रास। देखिए होता क्या है कि जब जो है से प्रत्यावर्ती धारा कुंडली में प्रवाहित होती है तो नर्म लोहा की जो क्रोड है उसमें क्या होता है, बार बार चुंबकन विचुंबकन, चुंबकन विचुंबकन, जिसके कारण ऊर्जा लॉस होती है। साथ ही साथ वहां पर भंवर धाराएं भी उत्पन्न होती है, उससे भी ऊर्जा लॉस होती है। अब देखिए क्या है चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। देखिए होता क्या है कि जो प्राइमरी कॉइल है, जो प्राथमिक कुंडली है, उससे जितना चुंबकीय फ्लक्स पास कर रही है वो पूरे के पूरे ना तो क्रोड से और ना ही द्वितीयक कुंडली से पास कर पाता है, जिसके कारण जितना जो है से चुंबकीय फ्लक्स है उतना जो है से द्वितीय कुंडली से नहीं हो पाता है, इसलिए वहां पर भी क्या है उसको यूज नहीं कर पाते, तो वो भी एक तरह से लॉस हो रहा है। ठीक है, और क्या है लौ ह्रास, आयरन लॉसेस। वही बोला ना कि जो क्रोड है जिसमें क्या हो रहा है उष्मा उत्पन्न हो रही है, ईडी करंट प्रवाहित हो रही है, भंवर धाराएं उससे भी उष्मा उत्पन्न हो रही, तो ये सब यहाँ पर क्या है ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा ह्रास का कारण है। ऊर्जा ह्रास इसी कारण से होता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होती है।